साइकोलॉजी यानी कि बाल मनोविज्ञान की पढ़ाई आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज की इस टीचिंग वीडियो में हम पढ़ेंगे बाल मनोविज्ञान की अध्ययन विधियां यानी कि स्टडी मेथड्स ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। अर्थात हम आज ये जानने वाले हैं कि बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करने के लिए यानी कि बालकों के मन के विज्ञान को समझने के लिए कि वो क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, क्या पसंद करते हैं, क्या नापसंद करते हैं, वो कब किस तरह का व्यवहार करते हैं और कब किस तरह का व्यवहार नहीं करते हैं, उनकी क्या कुछ समस्याएं होती हैं और उन समस्याओं का क्या कुछ संभावित समाधान हो सकता है। इसे ही हम लोग बाल मनोविज्ञान या चाइल्ड साइकोलॉजी कहते हैं। तो इसको अध्ययन करने के लिए, इसको स्टडी करने के लिए, इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए हम किन किन विधियों का प्रयोग करते हैं, उसी से संबंधित आज का हमारा ये टॉपिक है। तो आइए हम फटाफट जानते हैं कि बाल मनोविज्ञान को अध्ययन करने के लिए हम किन किन विधियों का प्रयोग करते हैं। पहली जो विधि है वो है नियंत्रित निरीक्षण विधि। मैंने आपको पहले भी कई सारे अपने टीचिंग वीडियोस में बताया है कि जो भी टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करते हैं उसका अर्थ उसके शब्द में ही छुपा हुआ रहता है। अगर हम शब्दों के अर्थ को बखूबी समझ लें तो टर्म्स की परिभाषा और उसका जो भी भावार्थ है या वो जो कुछ भी कहना चाहता है उसका पूरा का पूरा विश्लेषण हमको स्वतः समझ में आने लगता है। जैसे यहाँ पर ये जो शब्द लिखा हुआ है नियंत्रित, नियंत्रित का अर्थ होता है कंट्रोल्ड, काबू में रखा हुआ। निरीक्षण का अर्थ होता है ऑब्जर्वेशन यानी कि किसी चीज को बारीकी से देखना, जानना और समझना। और विधि मतलब मेथड, तरीका। तो नियंत्रित निरीक्षण विधि का अर्थ हुआ कि हम कंट्रोल तरीके से किसी एक्टिविटी को या किसी चीज को बड़े बारीकी से, बड़ी गहनता से देखते हैं, उसको जानने और समझने की हम कोशिश करते हैं, उससे हम कुछ अनुभव करने की कोशिश करते हैं। तो इस विधि के द्वारा हम बाल मनोविज्ञान को जानते हैं, समझते हैं। इसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं। एक है जैसे सामुदायिक सर्वेक्षण। सामुदायिक मतलब समुदाय से संबंधित, यानी कि इस सामुदायिक सर्वेक्षण में हम क्या करते हैं, बच्चों के एक समुदाय को या बच्चों के एक समूह को, बच्चों के एक ग्रुप को, उनके एक झुंड को हम एक साथ अध्ययन करते हैं। हम उनको कई सारे पहलुओं के अंतर्गत बड़ी बारीकी से, बड़े ध्यान से, बड़े गौर से हम देखते हैं, उनके क्रियाकलापों को देखते हैं, उनकी गतिविधियों को देखते हैं, उनके व्यवहारों को देखते हैं और उसको फिर हम विश्लेषित करते हैं। और एक गहन विश्लेषण के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इन परिस्थितियों में, इन चीजों में इस समय बालक इस तरह से व्यवहार करते हैं। ओके, देन चेकलिस्ट। इसमें हम क्या करते हैं कि बालकों के व्यवहार के जिन जिन पहलुओं पर विचार करना चाहते हैं उन पहलुओं की एक लिस्ट बना लेते हैं और फिर उस लिस्ट में अंकित जो भी पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट पर एक एक करके 1 by 1 हम बारीकी से अध्ययन करते हैं और फिर उसके बाद हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। फिर परिस्थिति विश्लेषण। इसमें हम क्या करते हैं, बालकों को विभिन्न परिस्थितियों में हम डालते हैं, या यूं कहें कि हम आर्टिफिशियल तरीके से हम बहुत सारे परिस्थितियां अराइज करते हैं, हम खुद उत्पन्न करते हैं और उन परिस्थितियों में हम बालकों को छोड़ देते हैं और फिर हम बड़े गौर से, बड़े ध्यान से यह अध्ययन करते और देखते हैं कि आखिर इन परिस्थितियों में बालक व्यवहार किस तरह से कर रहे हैं, किस तरह की गतिविधियां, किस तरह की क्रियाकलाप ये कर रहे हैं, किस तरह की क्रियाएं ये कर रहे हैं और फिर उनका विश्लेषण करके हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हाँ, ये है बाल मनोविज्ञान। समय निर्देशन। समय निर्धारित करते हुए हम बालकों को कुछ दिशा निर्देश देते हैं और फिर उनको कहते हैं कि हमारे इस दिए गए समय पर आप इस समय अंतराल में हमारे दिए गए निर्देशानुसार आप यह कार्य करें और फिर बालक उनको करने की कोशिश करते हैं और तब हम
बड़े ध्यान से, बड़े गौर से देखते हैं और जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये बालक हमारे दिए गए समय अंतराल में हमारे निर्देशानुसार किस तरह से व्यवहार करते हैं, किस तरह से कार्य करते हैं, किस तरह की क्रियाएं करते हैं, किस तरह की गतिविधियां करते हैं, वो क्या कुछ महसूस करते हैं, आपस में क्या कुछ वो बातें करते हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज किस तरह का होता है, और उन सभी चीजों का फिर हम विश्लेषण करने के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हाँ, ये है बाल मनोविज्ञान। यानी कि बालक इन परिस्थितियों में, इन सिचुएशंस में, इन टाइम ड्यूरेशंस में इस तरीके से व्यवहार करते हैं और इस तरीके से व्यवहार नहीं करते हैं। उनको ये चीजें पसंद होती है और ये चीजें नापसंद होती है। उनकी ये सारी समस्याएं हैं और उसके लिए सारे संभावित हल हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। फिर अगली जो विधि है वो है प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि नाम में यार छुपा है, यानी कि प्रश्न वाली विधि। इसका अर्थ हुआ कि इस विधि में हम प्रश्न पूछते हैं और उसका लिखित जवाब हम लेते हैं। इसमें हम प्रश्न किससे किससे पूछते हैं? बालकों से भी प्रश्न पूछते हैं, बालक के माता से पूछते हैं, बालक के पिताजी से पूछते हैं, बालक के सगे संबंधियों से पूछते हैं, उसके यार दोस्त से पूछते हैं, उसके अभिभावकों से पूछते हैं, उसके गुरुजनों से पूछते हैं, उसके पड़ोसियों से पूछते हैं। यानी कि जिनसे जिनसे हमको उस बालकों से संबंधित प्रश्न पूछना चाहते हैं, उन सभी के लिए कुछ हम प्रश्न पहले से सोच समझ करके तैयार करते हैं और उन प्रश्नों को हम उनके सामने पेश करते हैं और उन संबंधित व्यक्तियों से कहते हैं कि कृपया आप इन प्रश्नों का लिखित उत्तर हमें दीजिए। फिर वो हमें लिखित उत्तर देते हैं और उन सभी के उत्तरों को पढ़ने के बाद और उनका गहनता से विश्लेषण करने के बाद हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये है हमारी चाइल्ड साइकोलॉजी, यानी कि बाल मनोविज्ञान। यानी कि इन परिस्थितियों में, इन सिचुएशंस में, इस समय पर बालक इस तरह से व्यवहार करते हैं, वो ये सोचते और समझते हैं, वो ये चाहते हैं और ये नहीं चाहते हैं, उनकी ये सारी समस्याएं होती है और उसका समाधान ऐसा कुछ होगा। उनसे संबंधित हम हर पहलू को समझ पाते हैं। इस विधि की हर विधि का अपना कुछ लाभ है और अपना कुछ कमियां हैं। जैसे ऊपर ये जो हमने विधि पढ़ी, नियंत्रित निरीक्षण विधि, इसकी कमी कह सकते हैं, चाहे इसकी सीमा ये कहते हैं कि चाह करके भी हम उसको, बेशक कहते तो नियंत्रित निरीक्षण विधि है, लेकिन चाह करके भी हम इस निरीक्षण विधि को पूर्णतः नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। कई बार अनियंत्रित तो हो ही जाते हैं और जैसे नियंत्रित होते हैं, कई बार जो 100% जो सटीक हमको निष्कर्ष चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता है, फिर भी बहुत हद तक सही हमको निष्कर्ष मिल जाता है। यहाँ पर यह है कि कठिनाई आती है कि प्रश्नों को तैयार करने में बड़ी कठिनाई आती है। फिर जिन जिन व्यक्तियों से हमें उन प्रश्नों का उत्तर, जो उन व्यक्तियों को तैयार करने में भी, उत्तर देने के लिए तैयार करने में भी हमें कुछ कठिनाई महसूस होती है। और जो उत्तर देने वाले होते हैं, अगर वो प्रश्न का सही मायने नहीं समझ पाते, उनके प्रश्न का अर्थ नहीं समझ पाते कि ये प्रश्न उनसे पूछना क्या चाह रहा है, तो फिर उनका जवाब भी सटीक नहीं हो पाता है। कई बार क्या होता है कि जो भी संबंधित व्यक्ति हैं, चाहे वो बालक हैं, उनका अभिभावकगण है, उनके गुरुजन हैं, उनसे जो प्रश्न के हम उत्तर चाह रहे हैं, वो कई बार उत्तर को छुपा लेना चाहते हैं। कई सारे प्रश्नों के सही उत्तर वो देना नहीं चाहते, तो घुमा फिरा कर गोल मटोल जवाब दे देते हैं, वास्तविक जवाब को खुद ही छुपा लेते हैं। उसके पीछे कई सारे शर्म, लिहाज, झिझक, हिचक हो सकती है, लेकिन वो जवाब छुपा लेते। और कई बार वो तो बढ़ा चढ़ा करके भी, तिल को ताड़ बना करके जवाब दे देते हैं, और कई बार बहुत ही शॉर्टकट तरीका लगा देते हैं, और कई बार अनुत्तरित भी छोड़ देते हैं, और कई बार वो गलत जवाब भी देते हैं जानबूझ करके। इसलिए इसमें कठिनाई आती है कि विश्लेषण करने के बाद जो हमारा निष्कर्ष निकलता है, उसकी विश्वसनीयता पूर्णतः नहीं होती है। वो पूर्णतः 100% सटीक विश्लेषण नहीं हो पाता है, निष्कर्ष नहीं हो पाता है। फिर भी बहुत हद तक हमें बाल मनोविज्ञान को समझने में यह विधि मदद करती है। नेक्स्ट है जीवन वृत्तांत विधि।
यानी कि यहाँ पर किसी बालक या किसी व्यक्ति के जीवन को अध्ययन किया जाता है, यानी कि उसके जन्म से लेकर के और अभी तक, या अगर किसी महापुरुष के या किसी अन्य व्यक्ति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं जो इस दुनिया में नहीं है, तो उनके आप मरण तक कह सकते हैं। और जो जीवित हैं वो उनकी इस उम्र तक जब उनके बारे में अध्ययन किया जा रहा है तब। तो इसमें जीवन वृत्तांत में क्या होता है, व्यक्ति के जन्म से लेकर कर वहां तक वो व्यक्ति कब कब किस किस उम्र में किस किस परिस्थिति में किस किस तरह का क्रियाकलाप किया, किसके साथ कैसा कैसा व्यवहार किया, उसके क्या क्या परिणाम निकले, वगैरह वगैरह, उन सभी चीजों को लिखा जाता है एक सिलसिलेवार ढंग से। उससे संबंधित जानकारियां किताबों से, अखबारों से, मैगजीन से या फिर लोगों से, जानकारों से पूछ पूछ के एकत्रित की जाती हैं, फिर उनको व्यवस्थित किया जाता है और सिलसिलेवार ढंग से एक क्रमबद्ध तरीके से, और फिर उसको शुरू से अंत तक गहन अध्ययन करने के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है और यह पता किया जाता है कि हाँ, बालक इन परिस्थितियों में इस तरह से व्यवहार करते हैं, उनकी ये समस्याएं होती हैं और उनका यह समाधान हो सकता है। ओके, देन है मनोभौतिकी विधि, मन और भौतिकी, यानी कि यहाँ पर बालक के मन और उसके शरीर को जोड़ने वाली एक विधि का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि उसके मन के अंदर उठ रहे जो भी भावनाएं हैं, प्यार, नफरत, गुस्सा, चीड़, जलन वगैरह वगैरह, उन सबको, और फिर उसकी जो शारीरिक बनावट है, नीचे से ऊपर तक, आगे से पीछे तक जो उसके शरीर की जो बनावट है, और विभिन्न क्रियाकलाप के दौरान उसकी जो शारीरिक भंगिमाएं होती हैं, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, उन सबको आपस में कनेक्ट करके और फिर हम उनका विश्लेषण करते हैं और एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। वही हमें बाल मनोविज्ञान की जानकारी देता है। देने चिकित्सात्मक विधि, इस विधि का प्रयोग वही व्यक्ति कर सकते हैं जो कि चिकित्सक है, यानी कि बाल मनोविज्ञान के पारंगत हैं, पंडित हैं, महापंडित हैं, ज्यादा ज्ञानी और अनुभवी है, वही व्यक्ति इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। ये इसकी आप सीमा कह सकते हैं। यहाँ पर उसकी सीमा थी जीवन वृत्तांत विधि की भी, कि यहाँ पे रहती कि ये लंबी चौड़ी प्रक्रिया है और जानकारी इकट्ठा करना बहुत ही कठिन कार्य है। फिर भी बहुत हद तक सटीक जानकारी हमको यहाँ से मिलती है, पूर्णतः ना मिले सही। मनोवैज्ञानिक विधि से भी हमको, ये विधि भी थोड़ी कठिन जरूर है, बट इससे भी हमको बहुत हद तक बाल मनोविज्ञान की जानकारी मिलती है और वो भी सटीक मिलती है। और चिकित्सात्मक विधि से तो सटीक मिलती ही मिलती है, पर यह विधि आम व्यक्ति के लिए नहीं है। चिकित्सक लोग जिनको कि साइक्रियाटिस्ट बोलते हैं, या फिर साइकोलॉजिस्ट जिनको बोलते हैं, बाल मनोविज्ञानी जिनको बोलते हैं, बाल मनोचिकित्सक जिनको बोलते हैं, वही लोग इस विधि को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है सांख्यिकी विधि, इसमें न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रेडियो, टीवी, इंटरनेट वगैरह वगैरह से, या फिर आम लोगों से, विशेषज्ञों से, विद्वानों से तरह तरह के आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं और फिर उन आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं कि आखिर बालक कब कब किन किन परिस्थितियों में कैसा कैसा व्यवहार करते हो, क्या पसंद करते हैं, क्या नापसंद करते हैं, क्या चाहते और क्या नहीं चाहते हैं, उनकी क्या कुछ समस्याएं होती हैं, और जो भी समस्याएं होती हैं उनका मूल कारण क्या होता है, और फिर उन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं। बालकों के अंदर अगर कोई दोष है, कोई कमी है, कोई बुराई है, या वो अपराधी हो गए हैं, किसी तरह का कोई अपराध करते हैं जिसे कि हम लोग बाल अपराध करते हैं, तो फिर ऐसे बालकों को सुधारने के लिए क्या कुछ किया जाए, ये सारी जानकारियां हमें उस सांख्यिकी का अध्ययन करने के बाद मिल जाती है। देना प्रयोगात्मक विधि, इसमें हम तो विभिन्न समुदाय और विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों के साथ तो पूरा प्रयोग ही कर लेते हैं। यानी कि जिस तरीके से आप विज्ञान में, केमिस्ट्री लैब में या फिजिक्स लैब में, बायो लैब में विभिन्न परिस्थितियों विभिन्न चीजों के साथ आप एक्सपेरिमेंट करते हैं बैठ करके, और उनका क्या रिजल्ट निकलता है उसका अनुसार आप एक निष्कर्ष पर, कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, ठीक
उसी तरह यहाँ हम विद्यार्थियों के साथ प्रयोग कर बैठते हैं, यानी कि बालकों के साथ हम प्रयोग कर बैठते हैं और बालकों को विभिन्न परिस्थितियों में डाल कर उनके साथ एक्सपेरिमेंट किया जाता है और फिर एक निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। फिर एक क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि, किसी बालक के चरित्र को क्रमबद्ध तरीके से, इनके सिलसिलेवार तरीके से लिखा जाता है कि इसका इस तरीके से चरित्र है, और फिर उसके चरित्र का अध्ययन करने के बाद हम बाल मनोविज्ञान का समझ हासिल कर पाते हैं। फिर व्यक्तिक इतिहास विकासात्मक विधि, यानी कि बालकों का जो विकास होता है जन्म पूर्व से, यानी कि जब बालक गर्भ में होते हैं उस वक्त उनका विकास कैसे कैसे होता है, जन्म के बाद से जब वो शैशवावस्था में होते हैं वहां से लेकर के वो बाल्यावस्था और फिर युवावस्था और फिर उसका आगे तक वो किस तरह से विकास करते थे, उनका किस तरह से शारीरिक विकास होता है, किस तरह से उनका मानसिक विकास होता है, किस तरह से उनका आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक विकास होता है वगैरह वगैरह, उनसे जुड़े हुए उनका जो सर्वांगीण आप विकास कर सकते हैं वो किस किस तरीके से कब कब होता है, उसका पूरा अध्ययन करने के बाद हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि बाल मनोविज्ञान क्या है, क्यों है, कैसे है। फिर है व्यक्तिक इतिहास विधि, यानी किसी व्यक्ति के इतिहास पर नजर डालते हुए किसी व्यक्ति के इतिहास को गहनता से अध्ययन करने के बाद भी हम एक निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं कि ये है बाल मनोविज्ञान। और अंततः है साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि यानी कि इंटरव्यू मेथड, यानी कि जब एक पर्टिकुलर विद्यार्थी के बाल मनोविज्ञान को समझना हो, किसी एक खास बालक की बाल मनोविज्ञान को समझना हो, तब उस व्यक्ति विशेष या बालक विशेष को सामने बैठाकर उसका हम साक्षात्कार लेते हैं, उसका इंटरव्यू लेते हैं, यानी कि उससे संबंधित ढेरों सारे सवाल हम एक एक करके सरलता से कठिनाई की तरफ बढ़ते हुए पूछते जाते हैं और वो बालक जवाब देते जाता है, और फिर उसके जवाब सुनने के बाद उसके सभी जवाबों का सटीक विश्लेषण करने के बाद हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस बालक विशेष का मनोविज्ञान क्या है, इसकी क्या समस्या है, इसकी क्या सोच है, इसकी क्या समझ है, ये क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है, इसकी क्या समस्या है, उसका क्या संभव समाधान हो सकता है, वगैरह वगैरह। हालांकि इस विधि की सीमा यह है कि कई बार इसमें जब बालक को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है तो बालक डर जाते हैं, सहम जाते हैं, वो खुल करके जवाब नहीं दे पाते, तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो निष्कर्ष निकलेगा वो सटीक नहीं निकलेगा, वो हमारे कई सारे प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाते, कई बार डर के कारण वो सही जवाब नहीं दे पाते, कुछ गलती बोल देते हैं या घटा के या बढ़ा के जवाब दे देते हैं, है ना। और यह विधि एक समूह के ऊपर लागू नहीं होती है, यह विधि बालक विशेष पर लागू होती है, यानी कि 1 by 1 ही अध्ययन किया जा सकता है इस विधि के द्वारा। तो इस तरह से हमने देखा कि इतनी सारी विधियां हैं बाल मनोविज्ञान को अध्ययन करने के लिए। हर विधि की अपनी सीमा है, हर विधि का अपनी विशेषता है और हर विधि का अपना एक तरीका है। हालांकि इनमें से कोई भी विधि अपने आप में पूर्णतः परफेक्ट नहीं है, कोई भी विधि अपने आप में आपको 100% 100% सटीक विश्लेषण या निष्कर्ष नहीं दे सकता है, पर हर विधि बहुत हद तक विश्लेषण अच्छा देती है, एक अच्छा निष्कर्ष देती है और बहुत हद तक पूर्णतः न सही 100% न सही, पर हम बहुत हद तक बाल मनोविज्ञान को समझने में सफल हो पाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, जब हम अगली क्लास में मिलेंगे तो हम अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।